अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज 11th ऑफ द मे। 11th ऑफ द मे को जो हम सवाल सवाल करने जा रहे हैं स्पेसिमेन पेपर से है। और आप लोगों के पास जो मैंने पास पेपर्स दिए हुए हैं उसका पेज नंबर 30 है। ये 3.1 का सेक्शन है जो मेनली डिपेंड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जितना भी है ये पूरा यहाँ से आप सिलेबस देख लो। हम पूरा जो डिस्कस करेंगे वो 3.1 करेंगे, दैट इज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें हमारे पास सीपीयू आता है, सीपीयू देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर आता है, वो देखेंगे। हमारे पास वॉन न्यूमैन आता है, वो देखेंगे। फैच डिकोड साइकिल देखेंगे। कंट्रोल यूनिट, कोर, कैशे, क्लॉक, ये सब देखेंगे। और यहाँ तक इसको एम्बेडेड सिस्टम तक जो है वो पूरा मुकम्मल देखेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से पहले पहले वाला। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप आराम से कर सकते हो। आप लोगों को मेजर मसला जो है वो 3.1 में ही था, तो 3.1 को हम पहले डिस्कस करेंगे जो इसके पास पेपर्स। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर हैज अ वन ह्यूमन आर्किटेक्चर, सर्कल थ्री कंपोनेंट्स दैट आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो सीपीयू का पार्ट है? दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 30। पेज नंबर 30। बेटा सीपीयू एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। वो आपसे कहते हैं सर्कल थ्री कंपोनेंट्स दैट आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। जो सीपीयू का पार्ट होते हैं वो आपने यहाँ से भी देखा था। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दी थी यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों डायग्राम्स जो आपको मैंने पढ़ाई थी सीपीयू से रिलेटेड, ये आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स, ये सब चीजें होती हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये जो हमने फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ी थी उसमें सीपीयू के अंदर आपके पास तमाम किस्म के रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। इसी से रिलेटेड सवाल है कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो सीपीयू में होती हैं। तो आप देख सकते हो अक्यूमुलेटर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर है। सही है, तो ये चीजें आप पहले कर लो। तो यहाँ आपने देख लिया कि आपके पास सीपीयू में एसीसी, एमएआर और प्रोग्राम काउंटर है। ये वाली डायग्राम से भी आप देख सकते हो एसीसी, एमएआर और प्रोग्राम काउंटर, ये सब का सब आपका सीपीयू का पार्ट है। ठीक है। गलत सर्कल कर दिया और उस पर लगा दिया तो पहले पेंसिल का इस्तेमाल कर लेना अगर ऐसा कोई डाउट हो तो। अगला सवाल, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कंट्रोल यूनिट विद इन द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट आपका पार्ट होता है किसका? सीपीयू का ही पार्ट होता है। ये आपको सीपीयू नजर आ रहा है? इस सीपीयू के नीचे ही आपको मिलेगा कंट्रोल यूनिट। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि वो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, यानी विद इन द कंप्यूटर, तो इट्स एंड कंट्रोल सिग्नल दैट मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द सीपीयू। तो सबसे पहले क्या है कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि ये मैनेज करता है डाटा का ट्रांसफर एंड इंस्ट्रक्शन का ट्रांसफर विद इन द सीपीयू। इट डिकोड्स इंस्ट्रक्शन यूजिंग इंस्ट्रक्शन सेट, और ये डिकोड भी करता है इंस्ट्रक्शन सेट के जरिए। ये आप इसका आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंप्यूटर हैज अ सिंगल कोर सीपीयू। कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू हो सकते हैं। तो वन पर्पस ऑफ सीपीयू क्या होता है? अगर आपके पास एक कोर होगा तो वो एक फैच डिकोड साइकिल परफॉर्म करेगा। तो ये वन पर्पस में आप लिख सकते हो टू कैरी आउट फैच एग्जीक्यूट साइकिल। एक कोर एक फैच एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करता है। तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर फैच एग्जीक्यूट साइकिल के लिए। दोनों में से कोई एक पॉइंट लिख सकते हो। आपने कंप्यूटर को अपग्रेड किया डुअल कोर पे। डुअल कोर से आपके अफेक्ट कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे क्या फर्क आएगा? जहां पर एक फैच डिकोड साइकिल एक सेकंड में मुकम्मल हो रही थी वहां पे दो हो जाएंगी। तो इट कैन नाउ प्रोसेस टू इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस। आपका एक कोर है, सिंगल कोर है, वो एक एक फैच डिकोड साइकिल परफॉर्म कर रहा है एक सेकंड में। लेकिन आपके पास डुअल कोर आ जाएगा तो ये वाला भी फैच डिकोड साइकिल परफॉर्म करेगा, ये भी करेगा। तो आपके पास एक ही सेकंड में दो फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म हो रही होंगी। बेटा यहाँ तक की सारी बात आपको समझ में आती है? यहाँ अगला सवाल है हमारे पास, पेज नंबर 50 पे आ जाओ। ये शायद वही बात है जो अभी मास तुम पूछ रहे थे। वो कहता है कि डिस्क्राइब हाउ एमडीआर एंड एएलयू आर यूज्ड इन फैच डिकोड। तो अब आप ये समझो, डाटा फैच फ्रॉम रैम। डाटा पहले रैम से फैच कराया जाता है और स्टोर कराया जाता है लाके एमडीआर में।
रैम में डाटा रखा हुआ है, उसको आप एमडीआर में लाके रखोगे। डेटा फ्रॉम एमडीआर इज सेंड टू एएलयू टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी मैंने बताया था कि आखिरी में एग्जीक्यूट करने के लिए एएलयू में डाला जाता है। एएलयू का काम होता है तमाम की तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। एएलयू हैज बिल्ट इन रजिस्टर, जिसको आप अक्यूमुलेटर कहते हो, जहां पे वो स्टोर करता है जो भी रिजल्ट आता है कैलकुलेशन का उसे। आफ्टर द कैलकुलेशन एएलयू सेंड्स द डाटा टू एमडीआर। कैलकुलेशन के बाद डाटा एमडीआर को भेजा जाता है, एंड डाटा इज सेंट फ्रॉम एमडीआर टू बी रिटर्न टू द रैम। और फिर वो दोबारा रैम में जाके लिख दिया जाता है। ये होता है एमडीआर का काम। ये बात समझ में आती है? इस तरह का भी कोई सवाल आ सकता है तो ये भी आप देख सकते हो। फिर इसी में एक आपके पास सवाल आता है 3.1 के एंड में, एम्बेडेड सिस्टम का। एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो बिल्ट इन होता है, जो किसी भी दूसरी हार्डवेयर में लगा दिया जाता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वो सब का सब एम्बेडेड सिस्टम होता है। तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और सबका जो काम होता है वो एक खास टास्क परफॉर्म करना होता है। ये वाले पेज से आपको ये दो सवाल मिलेंगे जो 3.1 से रिलेटेड है। ये वाला अपने पास कॉपी डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 141 पे। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछता है, स्टेट द पर्पस ऑफ कोर इन द सीपीयू। ये रिपीटेड सवाल है, अभी हम पीछे करके आए। इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना और फेच डिकोड साइकिल को परफॉर्म कराना, ये एक काम है। द सीपीयू इज रिप्लेस विद अ 4 कोर। ये भी रिपीटेड सवाल है। 4 कोर 141, 4 कोर लगा रहे हो, उसका इफेक्ट क्या आएगा? इट में इंक्रीज द परफॉर्मेंस बिकॉज मोर इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली। अभी मैंने पीछे बताया है, जितने कोर्स होंगे उतनी फेच डिकोड साइकिल परफॉर्म होंगी। एक कोर होगा, एक वक्त में एक फेच डिकोड साइकिल होगी। अगर 2 कोर होंगे तो एक टाइम पे 2 फेच डिकोड होंगी। अगर 3 कोर हैं तो एक ही वक्त में 3, और अगर 4 हैं तो एक ही वक्त में 4 फेच डिकोड साइकिल परफॉर्म होंगी, जो सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगी। ये इसका जवाब है। द सीपीयू कंटेन रजिस्टर्स एंड बसेस। रजिस्टर्स के बारे में आपको बताया था। सीपीयू में रजिस्टर का क्या काम होता है? रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो डाटा को टेम्परेरी होल्ड करता है। तो आप रजिस्टर क्या बोलोगे? इट होल्ड्स द डाटा, एड्रेस या इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली। रजिस्टर का काम ये होता है कि वो डाटा को, अगर डाटा है तो एमडीआर, एड्रेस है तो एमएआर, और इंस्ट्रक्शन है तो सीआईआर। तो ये तीनों रजिस्टर्स के नाम है। तीनों रजिस्टर्स अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अगर डाटा होगा तो वो जाएगा एमडीआर में, अगर एड्रेस होगा तो वो एमईआर रजिस्टर में जाएगा, मेमोरी एड्रेस, और अगर इंस्ट्रक्शन है तो वो सीआईआर रजिस्टर में जाएगी। तो आपके रजिस्टर का काम होता है डाटा को टेम्परेली होल्ड करना। आप लोग साथ साथ कर रहे हो मेरे? आइडेंटिफाई वन बस दैट कैन बी फाउंड इन द सीपीयू। आपके पास टोटल 3 बसेस इस्तेमाल होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डाटा बस कैरी डाटा फ्रॉम मेमोरी टू द सीपीयू, और ये होती है बाय डायरेक्शनल। बाय का मतलब आना भी कर सकती है और जाना भी कर सकती है। उसके मुकाबले में दूसरी होती है एड्रेस बस। एड्रेस बस कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर डाटा हैज टू बी फेच। जहां से डाटा को लाना है सिर्फ ये वो रखती है, एंड ये यूनिडायरेक्शनल है। आप यहाँ भी देख सकते हो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपकी एड्रेस बस किस लिए इस्तेमाल होती है? ये एड्रेस लेकर जाती है, और आप देख सकते हो इसमें एक एरो है। दूसरी जानेब डाटा बस जो होती है वो डाटा को लाती है, मेमोरी के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, कंटेंट है, उसको लाती है। और ये आप देख सकते हो बाय डायरेक्शनल। तो डाटा बस डाटा को कैरी करती है कहाँ? रैम से लेकर सीपीयू तक, एंड वाइस वर्सा। लेकिन एड्रेस बस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू से एड्रेस लेके जाती है टुवर्ड्स द रैम साइड। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एड्रेस बस कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फ्रॉम वेयर डाटा हैज टू बी फेच। डाटा को जहां से लाना है वहां का मेमोरी एड्रेस इसमें होता है, और ये बाय डायरेक्शनल होती है। यहाँ पर मैं एक पूरा कंटेंट तुम्हें कवर करा रहा हूँ बस इसका।
फिर आप आ जाते हो कंट्रोल बस पे। कंट्रोल बस में क्या होता है, कंट्रोल बस सेंड्स कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल यूनिट टू अदर कंपोनेंट्स इन द सीपीयू। कंट्रोल बस का काम क्या होता है, कंट्रोल बस आपको यहाँ नजर आती है नीचे, ये। और इसका काम होता है कि कंट्रोल सिग्नल देना सीपीयू को भी और रैम को भी। कंट्रोल सिग्नल मतलब मेमोरी के अंदर रीड और राइट ऑपरेशन होता है। मेमोरी को या तो रीड किया जाता है या फिर मेमोरी को राइट किया जाता है। तो मेमोरी को रीड या राइट करने का जो काम होता है वो परफॉर्म कराती है आपकी कंट्रोल बस। तो ये सिग्नल देती है कि मेमोरी से डाटा रीड करना है या मेमोरी से डाटा राइट करना है। तो आप देख सकते हो कि कंट्रोल बस क्या करती है, इट ट्रांसमिट्स कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल यूनिट टू अदर कंपोनेंट्स इन द सीपीयू। ये आपका 6 मार्क का सवाल का जवाब भी है। आप 6 मार्क के सवाल का जवाब भी दे सकते हो। सवाल है कि कंट्रोल बस यूनी है कि बाय है। यहाँ देख के बताओ यूनी ये कौन सी है कंट्रोल बस। इस पे डायरेक्शंस क्या नजर आ रही हैं, बाय की आ रही हैं। तो ये 6 मार्क का एक सवाल भी आपका यहाँ कंफर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम पेज नंबर 161। 161 पे सवाल ये कहता है, अ कंपोनेंट इन द सीपीयू सेंड सिग्नल टू मैनेज द फैच डिकोड साइकिल। जो सिग्नल भेजता है वो हमेशा कंट्रोल यूनिट होता है। डाटा भेजता है वो, जो डाटा भेजता है वो डाटा बस है, जो एड्रेस भेजती है वो एड्रेस बस है। सिर्फ जो सिग्नल भेजता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। एक डिफरेंट सवाल है कि सीपीयू में अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मैंने बताया था कि देखो गीगाहर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, ऐसा है। तो इसका मतलब है कि सीपीयू कंप्लीट्स 2.4 बिलियन। बिलियन इसलिए लिख रहा हूँ, ये गीगाहर्ट्ज है, और गीगाहर्ट्ज जो होता है वो तुम्हारे पास 6 जीरो रखता है, तो 6 जीरो के लिए बिलियन बनेगा। सही है। तो जी वदूद वदीद ऐसे ही है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि सीपीयू कंप्लीट्स 2.4 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये इसका जवाब होगा। हाँ ये भी लिख सकते हो हाशिम, दैट इज पॉसिबल। आगे चलेंगे। यहाँ पे कहते हैं द सीपीयू कंटेन रजिस्टर इंक्लूडिंग द एमडीआर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमडीआर। ठीक है, ठीक है शामिल, मिल रहे हैं मुझे मैसेज। एमडीआर का काम क्या होता है, एमडीआर डाटा लेके आता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर डाटा लेके आता है। तो इट स्टोर्स डाटा दैट हैज बीन फैच फ्रॉम मेमोरी। जो मेमोरी से डाटा लेके आया गया है वो आप एमडीआर में रखते हो। देख लो, ये रैम है, ये रैम में एड्रेस है और ये उसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू अभी उठ के 0011 0000 डाटा बस के जरिए कहाँ लाके रखी जा रही है, एमडीआर में। तो यहाँ पे ये बात पूरी होती है कि एमडीआर स्टोर्स डाटा दैट हैज बीन फैच फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, ओके जब एरिया। अगला सवाल, तीन रजिस्टर्स कौन से होते हैं जो सीपीयू में होते हैं। सीपीयू में याद रख लो, पीसी, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर, अक्यूमुलेटर। ये सारे रजिस्टर आपके सीपीयू के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने सभी लिख दिए, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर, पीसी, अक्यूमुलेटर। तो ये पांच होते हैं, पांच में से कोई भी तीन। कंट्रोल यूनिट रजिस्टर नहीं होता बेटा, कंट्रोल यूनिट एक बिल्कुल अलग यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट रजिस्टर में नहीं आता। पार्ट डी में स्टोर्स डाटा दैट हैज बीन फेच फ्रॉम मेमोरी, ये 2 मार्क का है। स्टोर्स डाटा का 1 मार्क है, एंड दैट हैज बीन फेच फ्रॉम मेमोरी का 1 मार्क है, तो ये 2 मार्क का हो जाएगा। पेज नंबर 185 पे आ जाओ। पेज नंबर 185 पे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय क्लॉक स्पीड। देखो नए नए सवाल नजर आएंगे। अब क्लॉक स्पीड क्या है, क्लॉक स्पीड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फेच डिकोड साइकिल इन 1 सेकेंड। क्लॉक स्पीड का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ फेच डिकोड साइकिल 1 सेकंड में हो सकती है
वो उसकी क्लॉक स्पीड को डिफाइन करता है। एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ चेंज, अगर आप क्लॉक साइकिल को तेज कर देते हो तो क्या होगा? टास्क कैन बी परफॉर्म क्विकली, लेकिन साथ साथ इसका इम्पैक्ट ये भी आता है कि आपके ऑपरेशन अनसिंक्रोनाइज भी हो सकते हैं, और ये रिजल्ट में आपके प्रोसेसर को खराब भी कर सकती है। तो ऑप्टिमाइज जो होती है, जो कंपनी की तरफ से क्लॉक साइकिल आती है, आप उसी को रखें या चलने दें तो बेहतर है। अगर आप क्लॉक साइकिल में थोड़ी सी स्पीड लेके बढ़ाते हो, ठीक है, तो फिर मसला ये होगा, टास्क तो बहुत तेजी से परफॉर्म होंगे, बट ओवर क्लॉकिंग होने की वजह से आपका जो वो है सीपीयू, वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा जल्दी, और खराब होने के चांसेस भी। ठीक है, तो एक्सप्लेन, इसमें लिखा ना आपने, टास्क कैन बी परफॉर्म क्विकर एंड फास्टर। हाँ, ये एक चीज जो तुम बता रहे हो, यहाँ पे इसमें एक पॉइंट और ऐड करना होगा, बिकॉज ये 2 मार्क का है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, नंबर 1, कि टास्क कैन बी परफॉर्म क्विकर एंड फास्टर, ये तो 1 मार्क का है। ठीक है, दूसरा जो आप लिख सकते हो वो आप ये लिखोगे, बिकॉज मोर फेच डिकोड साइकिल कैन बी प्रोसेस इन अ सेकेंड। तो इसका जो दूसरा आप लिख सकते हो, वो आप ये लिखोगे, दूसरा पॉइंट, कि बिकॉज मोर, इसके आगे कंटिन्यू करोगे, बिकॉज मोर फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, फेच डिकोड लिख दो या इंस्ट्रक्शंस लिख दो, ठीक है, मोर फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल कैन बी प्रोसेस इन अ सेकेंड, कैन बी प्रोसेस्ड इन अ सेकेंड। अब आप इसको 2 मार्क के लिए लिख चुके हो। ठीक है, अभी आपने जैसे एक पीछे सवाल देखा था कि एमडीआर का क्या काम होता है, यहाँ पूछ रहे हैं एमएआर का क्या होता है। तो एमएआर क्या करता है, वहां एमडीआर डाटा रख रहा था, एमएआर एड्रेस रखता है। तो स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वेयर डाटा इज टू बी फेच। तो जो अगली इंस्ट्रक्शन जहां पर डाटा पड़ा होता है, उसको जो फेच करके लेके आना होता है, वो आप कहाँ से लेके आते हो? एमएआर से। तो एमएआर के लिए आप यहाँ पे यही लिखोगे कि स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वेयर डाटा इज टू बी फेच्ड। ये आपका 2 मार्क का हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट इस बात का है, स्टोर एड्रेस का, ये एक पॉइंट है, और दूसरा ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वेयर डाटा इज टू बी फेच, इसके 2 मार्क है। यहाँ तक बात समझ में आती है? यहाँ एक छोटा सा सवाल आता है, द सीपीयू हैज अ लिस्ट ऑफ मशीन कोड कमांड्स इट कैन प्रोसेस, स्टेट द नेम ऑफ लिस्ट ऑफ कमांड्स। चैप्टर 4 में पढ़ाया था, जैसे लोड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिव और मूव, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इन सबको मिला के जो नाम दिया जाता है वो हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट वो लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं जो आपका सीपीयू परफॉर्म करता है। So the list of commands that a CPU has are called instruction set. तो जितनी भी लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? फिर एम्बेडेड सिस्टम अभी हम पढ़ चुके हैं, ये एक माइक्रो, इसका एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। अच्छा, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है एम्बेडेड की। इंस्ट्रक्शन सेट तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में यूज नहीं होता, मतलब लिस्ट ऑफ कमांड को तो इंस्ट्रक्शन सेट ही बोलेंगे ना बेटा। कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट, अगर कोई भी कमांड आपने परफॉर्म करनी है, इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि बहुत सारी लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं, सब थोड़ी यूज होती। तो टोटल लिस्ट ऑफ कमांड्स को आप इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हो। एम्बेडेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। देखो कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है वो, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक में ये नहीं लिखोगे कि इट इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब बताओगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, सही है, और इसको ज्यादा पावर रिक्वायर्ड नहीं होती, और ये स्मॉल इन साइज होता है। थोड़ा समझ लो, यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम के बारे में नहीं पूछ रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है, जिसमें आप बताओगे कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा, ये स्मॉल इन साइज होता है और इसकी पावर ज्यादा होती है। तो ये अपने पास करेक्ट कर लो। एक सवाल और है इसी के आगे, कि सर्कल द अदर एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम।
एम्बेडेड सिस्टम की क्या क्या एग्जांपल्स हैं? फ्रीजर है, सिक्योरिटी है, वॉशिंग वेंडिंग मशीन है। ये सब के सब एक खास काम के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हम इसको एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल्स में शुमार करते हैं। फ्रीजर, सिक्योरिटी और वेंडिंग मशीन। बेटा डिवाइसेस की पावर अलग चीज होती है, एम्बेडेड सिस्टम उसके अंदर लगी हुई एक छोटी सी चिप होती है, उसको बोलते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर देखो एक और भी सवाल आ गया कि थ्री कंपोनेंट्स दैट आर बिल्ट इनटू सीपीयू। एक सीपीयू में क्या होता है? आपको अक्यूमुलेटर मिलेगा, कंट्रोल यूनिट मिलेगा और प्रोग्राम काउंटर मिलेगा। ये आपके सीपीयू में होता है, यहाँ भी देख सकते हो। ये रहा एक सीपीयू, अक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर है, कंट्रोल यूनिट है। ये सारी चीजें आपके एक सीपीयू के अंदर मौजूद हैं। यही उसने पूछा है। 207। फिर उसके बाद एक चीज आती है कैशे। सही है। अब कैशे एक सीपीयू के अंदर एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जो रैम से आने वाले डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है, ताकि जब भी प्रोसेसर को रैम से कुछ चाहिए हो तो पहले वो कैशे से पूछ ले। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इट्स अ टाइप ऑफ स्टोरेज दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डाटा। वो डाटा जिसका फ्रीक्वेंट यूज रहता है ये स्टोर वो करती है, चाहे डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो। कैशे जो है उसको स्टोर करती है। एंड इट इज यूज टू स्पीड अप एक्सेस एज इट इज faster टू एक्सेस देन रैम। ये रैम से ज्यादा तेज इसलिए होती है कि ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारे पास है सीपीयू और ये है तुम्हारे पास रैम। पहले तो आप रैम से जाके डाटा लाते थे ना, तो रैम से आप जो डाटा ला रहे हो और वो डाटा आपके पास आ रहा है तो वो ले जाके रख दिया जाता है कैशे में। अब क्या होता है, सीपीयू को जब दोबारा कभी जरूरत पड़ती है तो उसे रैम की जानिब नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो सीपीयू से मांग लेता है। ठीक है। तो सीपीयू इज कैशे इज विद इन द सीपीयू एंड इट इज यूज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा और इंस्ट्रक्शन। ये फ्रीक्वेंटली यूज जो डाटा इंस्ट्रक्शन होती हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका एक्सेस जो होता है वो रैम से भी ज्यादा होता है। तो इसके लेवल्स होते हैं L1, L2, L3। तो 2 मार्क का था, मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया इसके अंदर, तो आप ये भी लिख सकते हो। फिर सीपीयू हैज अ कंपोनेंट that regulate the number of fetch decode cycle that CPU can perform in a second। तो अभी हमने पढ़ा था कि वो कंपोनेंट कौन सा होता है, क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल बताती है कि एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो। द सीपीयू हैज अ कंपोनेंट दैट कैरीज आउट ऑल द कैलकुलेशन। वो जगह जहां पे तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं वो एएलयू होती है। तो यहाँ पर एएलयू आ जाएगा, ये अपने पास नोट डाउन कर लो। पेज नंबर 228 पे आ जाओ, फरवरी मार्च का सवाल है। ठीक है। तो इसमें उसने क्या पूछा है आपसे? द कंप्यूटर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू में आपके पास ये रजिस्टर्स होते हैं। द टेबल कंटेन 5 स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल्स ऑफ रजिस्टर्स। ये आपके रोल है। आइडेंटिफाई 2 स्टेटमेंट दैट आर नॉट करेक्ट, आइडेंटिफाई द लेटर ऑफ ईच इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और इसमें से बताओ दो कौन सी गलत है और उन गलत को सही करके बताओ। ये मैं चाहूंगा 1 से 2 मिनट आप ले लो और आप फिर बताओ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमें जो पहली चीज यहाँ नजर आ रही है, तो पहली चीज तो उसने बताया है, कह रहा है कि MAR स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इज। MAR तो एड्रेस रखता है। MAR स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी फेच्ड, ऐसा ही है। तो मसला है बी में। तो बी में MAR स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी फेच्ड। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी फेच्ड। तो ये हो गया। MDR stores the data passed to it from PC। तो MDR को PC तो देता नहीं है, MDR को तो MAR देता है ना। तो अब आप यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट नंबर C, जिसमें आप बोलोगे कि डाटा इज फ्रॉम बस नॉट PC, ये भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि डाटा, करेक्शन क्या होगी, डाटा इज फ्रॉम, डाटा आएगा एड्रेस से, डाटा इज फ्रॉम एड्रेस इन MAR।
नॉट पीसी। वो डाटा जो मिलेगा उसको एमएआर से मिलेगा, पीसी से नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब ये वाला सवाल वही रिपीटेड सवाल है कि आपके पास ये क्या करता है, तो अब आप लिख सकते हो कि इट कैन रन, वहाँ 2.54 था, यहाँ पे 3 है तो 3.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस या बिलियन फैच एग्जीक्यूट साइकिल ईच सेकेंड। ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, द सीपीयू हैज चेंज टू डुअल कोर, और नंबर ऑफ कोर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? ये रिपीटेड टाइप का सवाल है। नंबर ऑफ कोर बढ़ाने से आपकी फेच डिकोड साइकिल डबल हो जाएंगी, और टू ऑपरेशंस या टू इंस्ट्रक्शंस कैन रन साइमल्टेनियसली हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत है, मतलब इट कैन रन, अगर आपके पास नंबर ऑफ को क्या ना इज चेंज टू वन, तो इसका मतलब ये होगा कि टू कोर्स कैन रन टू फेच एग्जीक्यूट साइकिल साइमल्टेनियसली। टू कोर्स कैन रन टू fetch execute cycle simultaneously। एक बात ये हो जाएगी, और दूसरी क्या हो सकती है, और ये कह सकते हो कि ट्वाइस एज मैनी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ईच सेकंड, तो ये डबल हो जाएंगी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है। तो टू कोर्स कैन रन टू साइकिल साइमल्टेनियसली, तो ये हो गया। और दूसरा आप ये लिख सकते हो कि ट्वाइस एज मैनी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ईच सेकंड। अगर एक इंस्ट्रक्शन 6 इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में हो रही है तो ट्वाइस हो जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, ट्वाइस एज मैनी इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में हो रही है, एज मैनी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड आर एग्जीक्यूटेड ईच सेकंड। तो अगर एक सेकंड में जितनी भी परफॉर्म हो रही होंगी 6, ये उसके ट्वाइस हो जाएगी। ये बात कह रहा है। अगले में कहता है एक्सप्लेन हाउ द अमाउंट ऑफ कैशे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। कैशे का साइज बढ़ेगा तो ये ज्यादा स्टोर करेगा। कैशे का काम क्या होता है? कैशे स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन, ये पढ़ा है हमने। कैशे स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस। कैशे में फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस आती हैं। नंबर 1, द मोर कैशे मीन्स द प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर डेटा फास्टर। तो आप यहां लिख सकते हो, द मोर कैशे मीन्स द मोर कैशे मीन्स द प्रोसेसर कैन the processor can access more data faster। जितनी ज्यादा कैशे का साइज बड़ा होगा, प्रोसेसर उतना ज्यादा तेजी से डाटा एक्सेस कर सके। बच्चों यहाँ तक की बात समझ में आती है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 283। 283 पे आपसे पूछता है कि कंप्लीट द पैराग्राफ अबाउट फैचिंग इंस्ट्रक्शन द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये आप लोग इसमें ज्यादा थोड़ा फंसते भी हो, लेकिन है बड़ा अच्छा सवाल। सबसे पहले क्या बोलोगे? प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द, प्रोग्राम काउंटर क्या कंटेन करता है? ये कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। तो प्रोग्राम काउंटर आपका कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ऐसा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो इस सवाल में आप लिखोगे कि द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर एड्रेस कंटेन करता है सबसे पहले। इसमें पूरा फैच एग्जीक्यूट साइकिल निमट जाएगा हमारा। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस एंड इज सेंड इनटू, और ये किसको भेज दिया जाता है? एमएआर को, यूजिंग द एड्रेस बस। द एड्रेस इज सेंड टू, फिर ये एड्रेस किसको भेजा जाता है? द एड्रेस इज सेंड टू रैम, रैम को भेजा जाता है। वंस द एड्रेस इज रिसीव द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड एट द लोकेशन इज सेंड टू एमडीआर। एक बार एड्रेस रिसीव हो जाता है तो द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड एट द लोकेशन इज सेंड टू
एमडीआर, फिर वो एमडीआर को भेजा जाता है। ठीक है, यूजिंग द कौन सी बस, जब एमडीआर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर बस कौन सी इस्तेमाल होगी, डाटा बस, वेरी गुड। और द इंस्ट्रक्शन इज देन सेंड इनटू करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भेजी जाती है, दैट इज बिल्ड इनटू डैश। सीआईआर किस में बिल्ड होता है, कंट्रोल यूनिट में, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ये पूरा फैच एग्जीक्यूट साइकिल आपका यहाँ पर हो जाता है। फिर ये रिपीटेड सवाल है, द सीपीयू हैज एन इंस्ट्रक्शन सेट टू डिकोड, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट अभी वाइस वर्सा हमने बताया था कि जो लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं जो सीपीयू प्रोसेस करता है उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। तो आप यहाँ लिख दो कि अ लिस्ट ऑफ कमांड्स, a list of commands, a list of commands that can be processed, that can be processed, that can be processed by CPU। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। यहाँ के बाद एक नया सवाल शुरू हो रहा है, तो ये वाला पहले आप अपने पास कॉपी डाउन करो। कंटिन्यू करते हैं आगे। अब जैसे अलग डिफरेंट सवाल है ये वाला, पेज नंबर 310 पे है। अब यहाँ उसने एएलयू के बारे में पूछा है, देखो पहले उससे पहले की भी सवाल देख लेते। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर। सीपीयू का काम ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शन और डाटा को प्रोसेस करता है। स्पीकर चेक कर लो बेटा, अगर किसी को आवाज कम आ रही है अपने पास, हो सकता है आपके पास स्पीकर में वॉइस लो हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो चीज, ठीक है। सो मई जून 2024, 310, पहला सवाल पूछता है कि भाई रोल ऑफ सीपीयू बताओ। तो रोल ऑफ सीपीयू ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शन और डाटा को प्रोसेस करता है। तो आप लिखो टू प्रोसेस डाटा स्लैश इंस्ट्रक्शन। एक तो ये काम होता है, और दूसरा टू रन फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, टू रन फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। 2 मार्क का ये हो गया। द सीपीयू कंटेन रजिस्टर, स्टेट द पर्पस ऑफ रजिस्टर। पर्पस ऑफ रजिस्टर ये होता है कि डाटा को टेम्परेरली होल्ड करे। तो आप यहाँ लिख सकते हो टू टेम्परेरली स्टोर डाटा या इंस्ट्रक्शन, टू टेम्परेरली टू टेम्परेरली स्टोर डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिव 3 रजिस्टर्स दैट आर बिल्ट इनटू द सीपीयू। 5 मैंने आपको बताए हुए थे, 5 में से आप कोई भी लिख सकते हो। MAR, MDR, CIR, ये रिपीटेड सवाल है, सही है। अभी एक नया सवाल है भाई, पर्पस ऑफ एएलयू बताओ। देखो हमने कंट्रोल यूनिट का पर्पस देख लिया, एएलयू भी देख लिया, और सीपीयू का भी देख लिया, तीनों पर्पसेस भी देख लिए। एएलयू जो है ना वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है। टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, टू परफॉर्म टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है ये, ठीक है। और कैलकुलेशंस, और वो कौन सी होती हैं, लॉजिकल अर्थमेटिक दोनों होती हैं, ठीक है। टू परफॉर्म कैलकुलेशन दैट इज अर्थमेटिक और लॉजिक, दैट इज अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों को परफॉर्म करता है। उसके अलावा ये क्या काम करता है सेकंड पॉइंट के लिए, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। और तीसरा जो होता है, जो भी रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन होता है उसको स्टोर कराता है। ये उमर ने भी बताया कि टू स्टोर इन टर्म रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, जो इमीडिएट रिजल्ट आया हुआ होता है उसको ये स्टोर कराता है। टू स्टोर इन टर्म रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, जो इमीडिएट आपके पास रिजल्ट आता है उसको स्टोर करता है। ये आपका कैलकुलेशन एएलयू का पार्ट होगा, कैलकुलेशंस। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। तो मैंने आपको सीपीयू बसेस
रजिस्टर्स, ये सब बताया। जैसे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में अकाउंट ऑफिस होता है ना, जिसका काम होता है तमाम तरह की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन परफॉर्म करना। इसी तरह सीपीयू में जितनी भी कैलकुलेशन का काम है वो एएलयू परफॉर्म करता है। टू परफॉर्म कैलकुलेशन, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, टू स्टोर इन टर्म रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। जो भी रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन आ रहा होता है वो एएलयू में स्टोर होता है। अब बताओ, यहाँ तक बात समझ में आती है? The student wants to replace the CPU to increase the performance of computer. Explain why different CPU can increase the performance. तो क्या मतलब होगा? जाहिर है सीपीयू के अंदर अगर आप कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई अ डिफरेंट सीपीयू कैन इंक्रीज, एक तो हायर क्लॉक स्पीड हो सकती है, ग्रेटर कैशे का साइज हो सकता है, या नंबर ऑफ कोर बढ़ा दोगे तो आपके पास सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। एक सवाल आ सकता है कि भाई सीपीयू की परफॉर्मेंस कौन कौन सी चीजें बढ़ाती हैं? नंबर ऑफ कोर्स, विद ऑफ द बस, बस जो होती है ना वायर्स, उसकी विथ बढ़ा दोगे तब भी आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो कहते हैं स्टूडेंट वांट टू रिप्लेस द सीपीयू टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट सीपीयू कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस। व्हाई आर डिफरेंट सीपीयू? डिफरेंट सीपीयू का मतलब ये होगा, तो यहाँ पे क्या कहता है, इट कुड हैव मोर कोर्स, नंबर वन, कि अगर उसका डिफरेंट सीपीयू होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उस सीपीयू में एक से ज्यादा कोर्स होंगे, तो इट कुड हैव मोर कोर्स। अगर वो डिफरेंट सीपीयू रखेगा तो उसमें मोर कोर्स होंगे। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैच डिकोड साइकिल, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। मोर कोड से आपके पास ज्यादा फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स परफॉर्म होती हैं। ये दो मार्क होगा। और दूसरी चीज, इट कुड हैव अ ग्रेटर कैशे साइज। अगर आप प्रोसेसर चेंज करते हो डिफरेंट सीपीयू, तो उसमें आपके पास इट कुड हैव ग्रेटर कैशे साइज, ग्रेटर कैशे साइज, ये हो जाएगा। मीनिंग मोर फ्रीक्वेंट, मीनिंग मोर फ्रीक्वेंट यूज्ड डाटा, यानी जो भी फ्रीक्वेंट यूज डाटा होगा ज्यादा से ज्यादा तेजी से एक्सेस होगा। तो कैन बी एक्सेस्ड फास्टर। ये बात समझ में आती है? ये हो गया हमारा पेज नंबर 310 और 11 वाला पार्ट। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास है पेज नंबर 332। 332 पे पूछता है, दो रजिस्टर्स के नाम पूछ रहा है, वो बार बार रिपीटेड सवाल है, उसको छोड़ देते हैं। डिकोड स्टेज पे क्या होता है? डिकोड स्टेज पे ये होता है, फैच तो हो गया, पीसी से एमएआर गया, एमएआर से डाटा फैच करके ले आया। अब एमडीआर में जब डाटा आता है तो वो सीआईआर को जाता है। तो सीआईआर रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एमडीआर। तुम्हें याद है कि एमडीआर में जो कुछ आया था उसको किसने रिसीव किया था? सीआईआर ने। और सीआईआर के दो पार्ट थे, एक कहलाता था उपकोड और एक कहलाता था ऑपरेंड। देखो लिखा हुआ है, उपकोड और ऑपरेंड। और फिर वो उपकोड जाके डीकोड यूनिट में तलाश करता था। तो यहाँ यही बात कर रहा है कि सीआईआर रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एमडीआर, कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है यूजिंग इंस्ट्रक्शन सेट। ऊपर देखा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट था, ये सारा इंस्ट्रक्शन सेट है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट इज सेपरेटेड इनटू उपकोड एंड ऑपरेंड। क्या इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे उपकोड और ऑपरेंड के अंदर डिवाइड हो रहा है? तो सीआईआर के अंदर जो दो यूनिट्स होते हैं उसमें एक चीज उपकोड होता है और दूसरा ऑपरेंड होता है। ये चीज यहाँ लिख दी। अब आती है समझ में। और आखिर में सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट स्टेज में कौन इस्तेमाल होता है? एग्जीक्यूट में जब सब कुछ एमडीआर में आ जाता है तो फिर एसीसी, एएलयू, ये सब इस्तेमाल होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, अक्यूमुलेटर इस्तेमाल होता है एग्जीक्यूट स्टेज में, एमएआर एमडीआर होता है। क्यों? क्योंकि एमएआर से डाटा, एमएआर से पहले एड्रेस पे आया जाता है, एड्रेस मिलता है तो फिर डाटा बस के जरिए एमडीआर में आया जाता है, फिर वहां से अक्यूमुलेटर में। तो ये तीनों रजिस्टर्स एग्जीक्यूट स्टेट में इस्तेमाल होते हैं।
आपको 3 बसेस बतानी है, एड्रेस, डाटा और कंट्रोल बस, ये ऑलरेडी आपको पता होती है। ये बार बार रिपीटेड सवाल है, इसको डिस्कस नहीं करते कि भाई अगर आप जो है स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये डिस्कस की गई चीज है। तो ये अपने पास बी वाला लिखना है तो लिख लो, फिर मैं अगले सवाल पे जाऊंगा। तो बेटा ये नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 356 पे। और 356 पे हमसे पूछ रहा है सवाल में कि कुछ नाम बताओ। जैसे यहाँ पे कह रहा है सेंड सिग्नल टू मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा, ये कितना आसान है। सेंड सिग्नल टू मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा, अभी हमने देखा ना कंट्रोल यूनिट होता है, तो यहाँ कंट्रोल यूनिट आ जाएगा। और फिर उसके अलावा दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द डाटा दैट इज अबाउट टू बी फेच फ्रॉम रैम इनटू द सीपीयू, ये होता है हमारे पास कौन, एम ए आर। एम ए आर होता है ना, स्टोर द एड्रेस, जो एड्रेस स्टोर करेगा वो एम ए आर है। ट्रांसमिट डाटा बिटवीन रैम एंड सीपीयू, ये बस होती है। ट्रांसमिट डाटा, ट्रांसमिट डाटा बिटवीन, तो डाटा बस हो गई। और स्टोर इंस्ट्रक्शन व्हेन इट इज बीइंग डिकोडेड, तो ये सी आई आर होता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक अच्छी, ये अच्छा सवाल है, इसमें डिस्क्रिप्शन भी है और हर रजिस्टर के बारे में बात भी हुई है। अब जैसे प्रोग्राम काउंटर है, डाटा बस है, डाटा बस। प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच, तो इसके बारे में लिखते हैं। प्रोग्राम काउंटर, ये तो पहले ही लिखा हुआ है ना, तो हम सिर्फ लिखते हैं स्टोर्स, स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, टू बी फेच्ड। कोडिंग से रिलेटेड 30 मार्क्स तक बन ही जाते हैं P2 में। और नीचे एक्यूमुलेटर लिखा है, अभी अभी हमने पढ़ा है एक्यूमुलेटर जो होता है वो कैलकुलेशन का रिजल्ट स्टोर करता है। तो स्टोर्स, स्टोर्स इन टर्म रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ तक की बात समझ में आती। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि कंप्लीट एंड एनोटेट द डायग्राम हाउ द डाटा इज डिकोडेड वंस इट हैज बीन फेच, फेच होने के बाद डिकोड कैसे होगा। तो डिकोड जो होता है ना, वो होता है आपके पास, सबसे पहले आप यूनिट बनाओगे एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट के अंदर अभी आपने पढ़ा था एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड सी आई आर। तो सी आई आर इज द वन विच बेसिकली क्या करता है, वो फैच करने के बाद डिकोड कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपने बस ये चीज लिखनी है, इसमें आप एक एरो डालोगे कि एमडीआर से जो डाटा जब जाता है टुवर्ड्स द सी आई आर, कंट्रोल यूनिट में जाता है सी आई आर की तरफ, तो आप बोलते हो कि इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन सेंट यूजिंग डाटा बस, सेंट यूजिंग डाटा बस, इंस्ट्रक्शन भेजी जाती है डाटा बस के जरिए, जो भी इंस्ट्रक्शन। और कंट्रोल यूनिट फिर क्या करता है, एंड द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन यूजिंग इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट याद है, इसको बोलते हैं, मैं भी दिखाता हूँ। ये होता है, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ये सारी इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिसमें एंड, सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिकोड ये सब लिखा हुआ है। तो इसको आप कहते हो इंस्ट्रक्शन सेट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चैप्टर 3.1 के मेजॉरिटी सेक्शन को हमने कवर किया है। इंशाल्लाह कल हम 3.4 जो है नेटवर्क हार्डवेयर, इसको जरा देख लेंगे, IPv6, IPv4 ये सब देखेंगे। चैप्टर 2 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 6 है। 2-2 घंटे भी उसमें लगाएंगे इंशाल्लाह, तो वो हमारे कवर अप हो जाएंगे। लेकिन फिर भी पहले से उसको थोड़ा पढ़ के रखना, बिल्कुल मेरे आश्रय में नहीं बैठे रहना। आपके पास टाइम होगा, मैं अपने अपने हिसाब से क्लास ले रहूंगा, बट आप जिस टाइम पे बैठे हुए होगे फारिग, उस टाइम पे आपने 246 करना है। तो आप इतना उसमें नहीं रहना कि मैं सारी चीज़ें बैठा के कराऊंगा आपको, आई विल डू। बट आप अपने एंड पे सुबह के 12 बजे क्लास है, 8 बजे उठने के बाद आप पहले चैप्टर 2 कवर करो।
चैप्टर 2 करो, 4 करो, फिर आखिर में 6 होगा। तो आपने जिस टाइम मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे आपने ये चीज़ें करनी है। तो कल जो मैं पहले करूँगा 3.34 का करूँगा, 3.3 और 3.4 वाला इसको डिस्कस करना है मुझे थोड़ा सा आपसे। चैप्टर 2 डिस्कस करना है, चैप्टर 4 करना है, चैप्टर 6 करना है। तो इसको फिर चंक्स में करेंगे, बट आप अपनी प्रिपरेशन रखना। मैंने अभी ग्रुप में आप लोगों को वो भी किया हुआ है, क्या कहते हैं, चैप्टर 6 की रिकॉर्डिंग भी शेयर की है, जिसमें हाँ स्टोरेज वाला करा रहे हैं ना कल। तो चैप्टर 6 की है जिसमें मैंने पास पेपर कराया, सीधा चैप्टर 4 की भी है, चैप्टर 2 की भी है, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो आपने उसको पहले से करके रखना है, कुछ मेरे साथ करोगे अगर आप मुझसे पहले करके रखोगे, ताकि आपका इंशाल्लाह हो जाए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें करवाई हैं। आपको मैंने बीच बीच में जब जब टॉपिक कराए, पास पेपर भी कराए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने अपनी एंड से पूरी कोशिश की है, कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करते रहूंगा। और फिर बाकी आप लोगों की एफर्ट्स हैं। ठीक है। मिलते हैं कल 12 बजे इंशाल्लाह। ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।